Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine and in good health. मेरे बच्चों, this is lecture number 2 in the topic that is ecology and environment. This is lecture number 2 in ecology and environment. मेरे बच्चों, पहले वाले लेक्चर में हमने बात की इकोलॉजी क्या होता है, उसके बाद इकोलॉजी में हैबिटेट और निश के बारे में कहा और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी बेटा जैसे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट गिल्ड भी मैंने पढ़ा है उसमें. नाउ एज यू ऑलरेडी नो दैट इकोलॉजी को सबसे बेसिक जो है एक ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जाता है. दैट मीन्स वी कैन से दैट एक ऑर्गेनिज्म जो होता है it is actually the smallest unit of ecological hierarchy. आपको पता है मेरे बच्चों कि ecological hierarchy क्या होता है. It is the smallest unit of ecological hierarchy and basic unit of ecological study. बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी. क्योंकि अगर इकोलॉजी को स्टडी करना है बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द सिंगल ऑर्गेनिज्म और यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द इंडिविजुअल. उसके बाद बेटा ये ऑर्गेनिज्म जो हो सकता है इट कैन बी स्मॉल और इट कैन बी लार्ज. जिस इंडिविजुअल से आप इकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं ये छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, ये मल्टीसेल्यूलर भी हो सकता है. इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी लार्ज, इट कैन बी यूनिसेल्यूलर, इट कैन बी मल्टीसेल्यूलर. नाउ एज फार एज दिस इकोलॉजी इज कंसर्न बेटा इंडिविजुअल के बाद आपको पता है इंडिविजुअल के बाद किस चीज़ की हम बात करेंगे, द नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी दैट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन. चूँकि पॉपुलेशन इकोलॉजी हमें बेटा अलग से पढ़ना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो पॉपुलेशन के बारे में. वी हैव टू स्टार्ट इट सेपरेटली, दैट इज़ पॉपुलेशन इकोलॉजी. मेरे बच्चों पॉपुलेशन किसको आप डिफाइन करते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट a group of individuals of same species, present at a place at a particular time, it is called as constitute as one population. In short हम बताएंगे बेटा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी जगह पे किसी एक लोकलाइज्ड पोजीशन पे एट अ पर्टिकुलर प्लेस, इट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन. तो मेरे बच्चे पॉपुलेशन को समझना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन के रिलेटेड मैं आपको बताऊँ बेटा एक टर्म दैट इज़ कॉल्ड एज लोकल पॉपुलेशन. नाउ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन आपको पता है, बट देयर इज एन अनदर टर्म इन पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड एज लोकल पॉपुलेशन. याद रखो मेरे बच्चे इस लोकल पॉपुलेशन को दूसरा नाम है बेटा डीम्स. लोकल पॉपुलेशन का दूसरा नाम है डीम्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन. These are also called as subgroups of population. तो मेरे बच्चे बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि लोकल पॉपुलेशन क्या होता है. इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया. दैट मीन्स एक छोटी सी पॉपुलेशन किसी खास लोकलाइज्ड एरिया में प्रेजेंट है, इट इज़ कॉल्ड एज लोकल पॉपुलेशन. सो इट कैन बी डिफाइंड एज पॉपुलेशन of organisms inhabiting a particular area.
दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में मेरे बच्चे एक पॉपुलेशन के जितने मेंबर्स है इसको कहा जाता है लोकल पॉपुलेशन। मैं आपको लोकल पॉपुलेशन के बारे में बताऊं बेटा, एक हिल है, इस हिल के ऊपर बेटा 10-15 मकान है ह्यूमन बींग्स के। नाउ द ऑल द इंडिविजुअल्स विच आर प्रेजेंट एट दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज लोकल पॉपुलेशन, और इस लोकल पॉपुलेशन का नाम है सब डिवीजन। उसके बाद मेरे बच्चे लोकल पॉपुलेशन को समझने के बाद मैं आपको बताऊं देयर इज अनदर टर्म that is called as sister population। लोकल पॉपुलेशन के बाद एक टर्म है जिसका नाम है सिस्टर पॉपुलेशन। मेरे बच्चे सिस्टर पॉपुलेशन क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। फॉर सिस्टर पॉपुलेशन मैं आपको समझाऊंगा बेटा, ये एक पॉपुलेशन है, दिस इज द पॉपुलेशन ए and this is the population B। मेरे बच्चों दो populations है, एक population A है, एक population B है। So these are two different populations मगर एक ही species के हैं। For example ये population human beings की है, ये population human beings की है, लेकिन the two populations are present at two different regions, they are called as sister populations। सो मेरे बच्चे सिस्टर पॉपुलेशन क्या है? टू डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आई रिपीट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस, इट इज नोन एज सिस्टर पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ये पॉपुलेशन अगर माउंटेन्स पे है, ये पॉपुलेशन प्लेन्स में है, इनको कहा जाता है सिस्टर पॉपुलेशन। सो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, यू कैन इजीली राइट डाउन डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस आर नोन एज सिस्टर पॉपुलेशन। मेरे बच्चे सिस्टर पॉपुलेशन के बाद एक और पॉपुलेशन है जिसका नाम है मेटा पॉपुलेशन। मेरे बच्चे सिस्टर पॉपुलेशन के बाद एक और टर्म है that is called as meta population। Now meta population क्या है? It is actually a set of local population। Meta population is actually a set of local population interconnected by dispersing individuals। They are interconnected by dispersing individuals। They are interconnected by dispersing individuals। This type of population is called as metapopulation। That means एक set है local population का जो connected है as a result of dispersing individuals। Dispersing individuals का मतलब है जो disperse हो रहे हैं, फैल रहे हैं, that is called as metapopulation। So population के related ये तीन terms आप याद रखोगे। इसके बाद बेटा थोड़ा सा आगे जाएंगे, let's have the concept of species। मेरे बच्चों टर्म स्पीशीज जो है आपको पता है 11th क्लास में आपने सुना होगा, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड बाय जॉन रे। तो स्पीशीज के रिलेटेड जो है बहुत सारी डेफिनेशंस है कि आप कैसे स्पीशीज को डिफाइन करोगे। मेरे बच्चे अगर आपने 11th क्लास में एक स्पीशीज कॉन्सेप्ट सुना होगा, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट विच वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर के हिसाब से एक और वो वाले ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो आपस में मीटिंग कर सकते हैं और ये बनाएंगे मेरे बच्चे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो इनको कहा जाता है बेटा मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। जैसा कि आपको पता है अगर एक ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग के साथ रिप्रोडक्शन करता है और मीटिंग करता है, एक नया ह्यूमन बीइंग को जन्म देता है। डॉग के साथ करता है, कैट के साथ करता है। लेकिन यहाँ जो बेटा स्पीशीज कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया तो क्या हुआ बेटा, इसके भी ड्रॉबैक्स निकले। ड्रॉबैक ये था कि नेचर में आपको पता है
there are present some hybrids which are present in nature. दैट मीन्स लाइन को टाइगर के साथ करा सकते हैं, टाइगर को लाइन के साथ करा सकते हैं इंटरब्रीड. सो लाइन एक स्पीशीज है, टाइगर एक स्पीशीज है, तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है बेटा फेल हो गया. उसके बाद मेरे बच्चे, ऑल्दो इट इज स्टिल वैलिड, बायोलॉजिकल स्पीशीज का जो कॉन्सेप्ट है, क्राइटेरिया जो मेन इसका है, दैट इज इंटरब्रीडिंग, बट स्टिल इट इज वैलिड. सो स्पीशीज को आज की डेट में कैसे डिफाइन किया जाता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है. यहाँ जो है बेटा स्पीशीज को हम बताएंगे, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज एक्चुअली अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज. इट कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है, इट कैन बी डिफाइंड एज group of living organisms. It can be defined as group of living organisms. It can be defined as group of living organisms similar in, which are similar in structure, which are similar in structure, function and behavior. जो जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन सेम हो, इनका बिहेवियर सेम हो, एंड प्रोड्यूस्ड बाय, और इनको बनाया मेरे बच्चे, एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स, एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स, इनके जैसे ही पेरेंट्स इनको बनाएंगे, हैविंग प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स, हैविंग कॉमन जीन पूल, common gene pool, but besides that they can interbreed under natural conditions. ये आपस में इंटरब्रीड करने चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे ज़बरदस्ती नहीं, खुद ब खुद इंटरब्रीड करने चाहिए, एंड आर reproductively isolated from other groups. मेरे बच्चे, this is the complete definition. A group of individuals जिनका और फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, बिहेवियर सेम हो, इनको इन्हीं के जैसे पेरेंट्स ने बनाया हो मेरे बच्चे, इनका एक कॉमन जीन पूल हो, लेकिन इन ये आपस में इंटरब्रीड करने चाहिए, फ्रीली इंटरब्रीड करने चाहिए. और दूसरी बात ये है, दे शुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स. मेरे बच्चे, अगर इस डेफिनेशन को आप देखोगे, इसमें इंटरब्रीडिंग का भी क्राइटेरिया इस्तेमाल किया गया है, जो कि अर्नेस्ट मेयर ने दिया था. लेकिन अर्नेस्ट मेयर का कॉन्सेप्ट होली एंड सोली डिपेंड था इंटरब्रीडिंग के ऊपर. लेकिन आज की डेट में मेरे बच्चे, इंटरब्रीडिंग, बिसाइड्स द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग, सेवरल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्वॉल्व. लाइक ऑर्गेनिज्म का इनके बाहर भी है, लाइक ऑर्गेन स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका क्रोमोसोम नंबर सेम होना चाहिए, इनका एनाटमी सेम होना चाहिए. जैसे ह्यूमन बींग्स दुनिया में जितने भी है, होमो सैपियंस, इट इज़ वन सिंगल स्पीशीज, और इनका क्रोमोसोम नंबर है 46 विथ रेयर एक्सेप्शंस. तो मेरे बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको स्पीशीज के रिलेटेड बताऊं. देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू स्पीशीज. सो स्पीशीज के रिलेटेड बेटा एक टर्म है, सबसे पहली टर्म, दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज. ध्यान से सुना बेटा, सारा नीट का पेपर इसमें आपको निकल जाएगा इंशाल्लाह. दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज. तो मेरे बच्चे, एंडेमिक स्पीशीज क्या है? कोई ऐसी स्पीशीज जो किसी खास रीजन में पाई जाती है और दुनिया में वो स्पीशीज किसी और जगह प्रेजेंट नहीं होती है. सो ए स्पीशीज विच इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया and is not present anywhere else, it is called as endemic species. I repeat, a species which is present in a particular area but is not present anywhere else in the world, that is called as endemic species. मैं आपको बताऊं बेटा, एंडेमिक स्पीशीज के बारे में आपने कंगारू का नाम सुना है,
कंगारू कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सो वी कैन से दिस, कंगारू इज एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में किसी जगह कंगारू पाया नहीं जाता। भी ऐसे बेटा एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है मेटासिक्वा। मेटासिक्वा एक प्लांट है बेटा। इट इज ओनली फाउंड इन चाइना। इट इज नॉट प्रेजेंट समवेयर एल्स। इट इज कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज एंडेमिज्म। इसको एंडेमिज्म कहा जाता है। मेरे बच्चे एक और टर्म एंडेमिक स्पीशीज के साथ रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज नेटिव स्पीशीज। मेरे बच्चे नेटिव स्पीशीज अक्सर ये शायद सवाल भी पूछा जाए आपको वाइवा में कि बेटे एंडेमिक स्पीशीज और नेटिव स्पीशीज में क्या फ़र्क है। नेटिव स्पीशीज जो है मेरे बच्चे वो वाली स्पीशीज है जिसका ओरिजिन कहीं पे हो, विच इज़ प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर एरिया, जो किसी जगह का और इसका ओरिजिन हो, बट इट कैन ग्रो समवेयर एल्स। It can grow somewhere else also, and this is the main difference between endemic species and native species. Endemic species जो है वो दूसरी जगह ग्रो नहीं कर सकती, नेटिव स्पीशीज दूसरी जगह ग्रो कर सकती है। मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे, आपने अक्सर सुना है चिनार का जो ट्री है प्लेटेनस ओरिएंटालिस, इसका बॉटनिकल नेम है चिनार। वी से इट इज नेटिव टू ईरान। नेटिव टू ईरान का क्या मतलब है? एक्चुअली दिस प्लांट बिलोंग्स टू ईरान बट इट कैन ग्रो समवेयर एल्स। ये तो कश्मीर में पाया जाता है, किसी और भी जगह पाया जाएगा। नाउ दिस टाइप ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड एज नेटिव स्पीशीज। आई होप यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन नेटिव स्पीशीज एंड एंडेमिक स्पीशीज। मेरे बच्चे एक और स्पीशीज है जिसका नाम है कीस्टोन स्पीशीज। एक और स्पीशीज है जिसका नाम है कीस्टोन स्पीशीज। मेरे बच्चे कीस्टोन स्पीशीज वो वाली स्पीशीज है जिसका बायोमास के हिसाब से, बायोमास में सिंपली बताऊं या आप नंबर के हिसाब से मेरे बच्चे बताओ, जो जिसका एबंडेंस कम हो, जो लेस एबंडेंट हो। एक ऐसी स्पीशीज जिसको बायोमास जो बेटा कम हो, एबंडेंस के हिसाब से भी कम हो, ये स्पीशीज का नंबर कम हो, लेकिन इस स्पीशीज का क्या होगा? इस स्पीशीज का ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है। किसके ऊपर होता है? इस स्पीशीज का ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है कम्युनिटी के ऊपर। कम्युनिटी में आपको अभी बताऊंगा मेरे बच्चे, इस स्पीशीज का ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है कम्युनिटी के ऊपर। दैट मीन्स कीस्टोन स्पीशीज वो वाली स्पीशीज है जिसका नंबर तो कम होगा, बायोमास तो कम होगा एज कंपेयर टू द अदर स्पीशीज विच आर प्रेजेंट इन द कम्युनिटी, लेकिन इस स्पीशीज का एक खास इम्पैक्ट होता है कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज कीस्टोन स्पीशीज। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं बेटा, लाइन इन फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ keystone species. Line in forest is an example of keystone species. वैसे बेटा कंगारू रैट जो है बेटा, in case of desert it is also an example of keystone species. मेरे बच्चे सिंपल सा याद रखना, वो वाली स्पीशीज जो कम्युनिटी में होगी इसका लो एबंडेंट होगी, बायोमास कम होगा, नंबर कम होगा, बट इनका इन्फ्लुएंस ग्रेट होगा कम्युनिटी के ऊपर। इट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी कीस्टोन स्पीशीज। कम्युनिटी मैंने आपको बताया बेटा, व्हेन पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज या व्हेन डिफरेंट स्पीशीज occupy a particular area, they interact with each other, it is called as community. क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर इकोलॉजिकल हायरार्की में क्या आता है? कम्युनिटी। सो व्हेन द पॉपुलेशंस ऑफ different organisms or different species interact with each other and are present at a particular region, that is called as community. उसके बाद मेरे बच्चे there is another term that is called as critical link species. There is another term that is called as critical link species. कौन सी स्पीशीज को कहा जाता है मेरे बच्चे क्रिटिकल लिंक स्पीशीज?
फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे, एक स्पीशीज ए है, द स्पीशीज विच एस्टैब्लिश एन एसेंशियल लिंक विद द स्पीशीज बी। मैं आपको एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझाऊंगा बेटा। एक स्पीशीज है और ये वाली स्पीशीज जो है ये एक मेरे बच्चे एसेंशियल लिंक, एसेंशियल का मतलब है वाइटल लिंक बनाती है स्पीशीज बिग बी के साथ। और न सिर्फ ये लिंक बनाती है बल्कि ये स्पीशीज बी के कुछ वाइटल या मैं आपको बताऊं एसेंशियल फंक्शंस को कंट्रोल करती है। द स्पीशीज इज कॉल्ड एज क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्पीशीज जो किसी दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरेक्शन करेगा, एस्टैब्लिशमेंट करेगा, सो दैट ये वाली स्पीशीज बी के एसेंशियल या वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करेगी। दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। माय डियर स्टूडेंट्स, क्रिटिकल स्पीशीज में आपको समझाऊं बेटा। आपने सुना होगा माइकोराइजी। माइकोराइजी क्या है? रूट ऑफ द हायर प्लांट स्पेशली पाइनस। For example, this is the root of higher plant. ROHP means root of higher plant, especially कौन से पाइनस, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। तो मेरे बच्चे, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। Roots of higher plants form symbiotic association with the fungi that is called as, it is actually a symbiotic association, mutualism, in which both the partners get benefited. So this type of association is called as mycorrhizae, and fungi controls essential functions of this plant root. So this is an example of critical link species. So मेरे बच्चे, I hope you got the idea of these important terms: endemic species, native species, keystone species, and critical link species. There is one more that is called as flagship species, जो कि हम मेरे बच्चे आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेरे बच्चे, इस लेक्चर में आपको मैं थोड़ा सा ले जाऊँ कम्युनिटी के पास। ठीक है, लेट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग कम्युनिटी। मेरे बच्चे, कम्युनिटी क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया कम्युनिटी, इट इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ organisms of different species. इसी को कहा जाता है मेरे बच्चे populations of different species but live in a common area which are interconnected and interdependent. वही बात आ गई मेरे बच्चे। हर कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है, साथ ही साथ वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। नाउ दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स लिविंग इन ए कॉमन एरिया, एक कॉमन स्पेस में वो रह रहे हैं, बट दे आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटररिलेटेड। इट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। मेरे बच्चों, याद रखना, कम्युनिटी जो होता है इट इज एक्चुअली नेचुरल एग्रीगेशन। कम्युनिटी जो होता है इट इज एक्चुअली natural aggregation of plants, animals and microbes in an environment. Plants, animals and microbes in an environment. मेरे बच्चे, कम्युनिटी जो होता है ये एक नेचुरल एग्रीगेशन होता है किनका? एनिमल्स का, माइक्रोब्स का, इन एन एनवायरनमेंट। सो बेटा, एक तरफ से अगर कहा जाए कम्युनिटी में, इनफैक्ट इट इंक्लूड्स ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बायोटिक कम्युनिटी कंसिस्ट्स ऑफ, बायोटिक कम्युनिटी मीन्स कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ एनिमल कम्युनिटी, it consists of animal community plus plant community plus microbial community.
प्लस माइक्रोबियल कम्युनिटी। मेरे बच्चे एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी प्लस माइक्रोबियल कम्युनिटी, it is called as biotic community. I hope my dear students you got the idea of community. मेरे बच्चों आपको आइडिया आया होगा इस चीज़ से कि कम्युनिटी क्या होता है। Now community के बाद बेटा let us discuss an important point, that is characteristics of community. इसके बाद बेटा कम्युनिटी में हम बात करेंगे कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। The first important type of discussion which we are going today, that is the community characteristics. मेरे बच्चे कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी की बात करते हैं, these are the characteristics of whole community. मेरे बच्चे these are the characteristics of whole community but not the characteristics of individual population, individual member or individual species. So community के जो characteristics है, they are the characteristics of whole community. Let us discuss the first one, that is called as species diversity. मेरे बच्चे इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है. As the term itself says that species diversity means the variety of species. Now species diversity is the variety of species. मेरे बच्चे आपको पता है एक कम्युनिटी जो होती है बायोटिक कम्युनिटी, इसमें एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज, माइक्रोब की स्पीशीज, the total number of species which are present in a particular community, that is called as species diversity. The total number of species which are present in the community, that is called as species diversity. तो याद रखना मेरे बच्चे species diversity जो है कितनी स्पीशीज प्रेजेंट होगी, कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एरिया। दैट मेरे बच्चे याद रखना जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होगा। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एरिया, कौन से टाइप ऑफ एरिया है, क्या ये बेटा माउंटेन्स का एरिया है, प्लेन्स का एरिया है, एक्वाटिक हैबिटेट है, एक्वाटिक कम्युनिटी है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द एरिया। इसके बाद बेटा इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल। अगर एक्वाटिक होगा तो टाइप ऑफ द वाटर, सैलाइन होगा तो वहाँ अलग स्पीशीज, फ्रेश वाटर होगा तो वहाँ अलग स्पीशीज। इट डिपेंड्स ऑन द ऑल्टीट्यूड। मेरे बच्चों जितना ऊपर हम जाते हैं माउंटेन्स के ऊपर या जितना हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं वहाँ डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती है. सो इट डिपेंड्स ऑन द altitude and it depends on the climate as well. So dear students, these are the factors on which the type of species depends. That is size of the area, type of the area, type of the soil, altitude as well as the climate. So the first characteristic, it is the species diversity. उसके बाद मेरे बच्चे दूसरा कैरेक्टर हम कम्युनिटी का देखेंगे. The second character, it is called as dominance. The second character, it is called as dominance. मेरे बच्चे dominance क्या होता है? जो species एक community में आपको पता है एक species S1, S2, S3, S4, S5, S6. मेरे बच्चे आप समझो कि ये 6 different species जो है, these are 6 different species which are present in a particular area. तो मेरे बच्चे ये जो स्पीशीज 6 स्पीशीज है, आउट ऑफ दी 6 स्पीशीज, इन 6 स्पीशीज में क्या होगा, कोई ना कोई स्पीशीज, लेट इट बी द स्पीशीज 5. स्पीशीज 5 जो है इसका नंबर जो होगा हाईएस्ट नंबर होगा. आउट ऑफ दी स्पीशीज, इस स्पीशीज के कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे. हर किसी स्पीशीज के अपने अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, लेकिन वो वाली स्पीशीज जिस स्पीशीज के हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, तो मेरे बच्चे इस वाली स्पीशीज को कहा जाता है डोमिनेंट. सो द स्पीशीज whose number of individuals are highest in the community, it is called as dominant.
और याद रखना मेरे बच्चे, किसी भी कम्युनिटी को नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट स्पीशीज, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट स्पीशीज। मतलब मैं आपको समझाऊं एग्जाम्पल से, वैसे पाइनस कम्युनिटी इन हिमालय, वैसे पाइनस कम्युनिटी इन हिमालय, मतलब ये है मेरे बच्चे, हिमालयाज में पाइनस का जो ट्री है इसका नंबर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द other types of organisms. So this pinus is the dominant species, and the organism, yeah, and the community is named after this species, that is the pinus community. तो मेरे बच्चे कम्युनिटी डोमिनेंस के बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ एज फार एज दिस स्ट्रैटिफिकेशन इज कंसर्न, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा मेरे बच्चे, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। अगर एक कम्युनिटी को देखा जाएगा, एक कम्युनिटी को देखा जाएगा, एक बायोटिक कम्युनिटी को देखा जाएगा, तो उसमें क्या होगी, देयर विल बी डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स, there will be different growth forms, there will be different growth forms. in fact stratification को कहा जाता है मेरे बच्चे कॉमनली लेयर्स, इसको कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में। मतलब अगर एक बेटा फॉरेस्ट है, इसमें डिफरेंट ग्रोथ का मतलब है इसमें हर्ब्स भी होंगे, इसमें श्रब्स भी होंगे, और इसमें मेरे बच्चे ट्रीज भी होंगे। सो इन दिस केस the stratification is the stratification of this forest is based on the type of the particular organism. मतलब layers होंगी बेटा stratification में। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, let us discuss the stratification in case of forest. मेरे बच्चे फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो फॉरेस्ट में there is a clear vertical stratification. There is a clear vertical stratification. Vertical stratification का मतलब है the different growth forms like herbs, shrubs and trees, they are present at different layers. Like मैं आपको बताऊं बेटा, अगर सबसे ऊपर देखा जाएगा, सबसे ऊपर टॉप पे प्रेजेंट होते हैं ट्रीज, इसके नीचे बेटा प्रेजेंट होते हैं श्रब्स, इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं अंडर श्रब्स, अंडर श्रब्स के नीचे अगर जाएंगे बेटा तो प्रेजेंट होते हैं हर्ब्स। तो हर्ब्स से नीचे अगर देखा जाएगा देयर विल बी प्रेजेंट सरफेस डिवेलर्स, देयर विल बी प्रेजेंट सरफेस डिवेलर्स। तो मेरे बच्चे एक फॉरेस्ट में वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है, ठीक है, उसके बाद हर्ब होगा, ये हर्ब है, उसके बाद श्रब होगा, उसके बाद बेटा अंडर श्रब होगा, उसके बाद ग्रीन फ्रेजाइल हर्ब्स होंगे, उसके बाद मेरे बच्चे सरफेस डिवेलपर्स होंगे। सो यू कैन इजीली सी देयर इज वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। पहले एक लेवल पे ट्री होगा, उसके बाद दूसरा लेवल जो है दैट इज श्रब्स, उसके बाद तीसरा लेवल अंडर श्रब्स, उसके बाद हर्ब्स, और लास्ट में सरफेस डिवेलपर्स। दिस वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, दिस वर्टिकल लेयरिंग, it is called as stratification. इसके बाद मेरे बच्चे stratification in forest तो हमने देखा। Let's see another diagram, that is stratification in case of lake. तो मेरे बच्चे stratification, ये vertical layering जो होता है, it is not only present in case of forest, बल्कि ये present होता है मेरे बच्चे लेक में भी। So लेक की क्या stratification है? Let's see what is the stratification in case of lake. जब लेक की हम stratification की बात करते हैं, for example ये एक लेक है and this is the surface of water and bottom level आपको नज़र आ रहा है नीचे तक, and this is the bottom level. तो vertical stratification इन केस ऑफ लेक बता रहे हैं।
तो मेरे बच्चे याद रखना, लेक में 3 लेयर्स होती है। सबसे एक लेयर जो इसको मैं अलग करूंगा बेटा, इस जोन को कहा जाता है लिटोरल जोन। द फर्स्ट जोन इट इज कॉल्ड एज लिटोरल जोन। मेरे बच्चे एक जोन जो है इसको कहा जाता है लिटोरल जोन। इसके बाद लिटोरल जोन के बाद ये वाला भी है, राइट साइड से अगर आप देखोगे दिस इज ऑल्सो द लिटोरल जोन। लेकिन ये वाला जोन जो है मेरे बच्चे, इस लाइन के ऊपर ऊपर ये मेन जोन जो है इसको कहा जाता है लिम्नेटिक जोन। इसको कहा जाता है लिम्नेटिक जोन। और इस बॉटम जोन को कहा जाता है प्रोफंडल जोन। इस बॉटम जोन को कहा जाता है प्रोफंडल जोन। मेरे बच्चे जो स्ट्रैटिफिकेशन इन केस ऑफ लेक है इसका बेस क्या है, तो बेस देखेंगे बेटा। सो एज पर एज दिस स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक इज कंसर्न, these 3 layers in case of lake, that is littoral, limentic and profundal zone, these 3 layers on the basis of need of light, or I should say the requirement of light। तो लिटोरल जोन कौन सा जोन है मेरे बच्चे? लिटोरल जोन वो वाला जोन है विच इज प्रेजेंट नियर द बैंक ऑफ रिवर। लिटोरल जोन वो वाला जोन है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, विच इज प्रेजेंट एट द बैंक ऑफ द रिवर। और लिटोरल जोन जो होता है इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं होता है और ये शैलो होता है। एंड लिटोरल जोन जो होता है इसमें डेप्थ ज़्यादा नहीं होता है, ये शैलो होता है। और साथ ही साथ लिटोरल जोन में अगर वेजिटेशन की बात करेंगे, रूटेड वेजिटेशन लिटोरल जोन में प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स वो वाले प्लांट्स जो नीचे सॉइल के साथ फर्मली अटैच्ड है, सो वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ जोन एज लिटोरल जोन। सो लिटोरल जोन वो वाला जोन जो प्रेजेंट होगा बैंक ऑफ द रिवर के ऊपर, दे आर यूजुअली शैलो एंड इन दिस केस द रूटेड वेजिटेशन इज प्रेजेंट। उसके बाद बेटा लिमिनेटिक जोन इज प्रेजेंट। लिमिनेटिक जोन वो वाला जोन है, सेंटर वाला जोन, जिसमें मेरे बच्चे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट प्रेजेंट होगा। जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट एंटायर एरिया में, जहां जहां सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट होगा इसको कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है लिमिनेटिक जोन। लेकिन याद रखना बेटा, लिमिनेटिक जोन ज़्यादा नहीं होता है, ये रीजन बिल्कुल सरफेस के क्लोजर होता है बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट इज प्रेजेंट इन लिमिनेटिक जोन। लेकिन साथ ही साथ याद रखोगे मेरे बच्चे, लिमिनेटिक जोन में क्या होगे, इन केस ऑफ लिमिनेटिक जोन देयर आर प्रेजेंट फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स का मतलब है मेरे बच्चे फ्लोटिंग प्लांट्स या फ्लोटिंग hydrophytes are present in case of this, and these phytoplanktons can be present on the surface or they can be submerged. Either they are present on the surface or they are submerged. इस जोन को कहा जाता है लिमिनेटिक जोन। उसके बाद प्रोफंडल जोन कौन सा जोन है मेरे बच्चे? प्रोफंडल जोन वो वाला जोन है जो कि बॉटम पे प्रेजेंट होता है, जहां लाइट पेनिट्रेट नहीं होती है। उस ये रीजन वो वाला रीजन है जिस रीजन में सिर्फ और सिर्फ heterotrophic organisms प्रेजेंट होंगे, as there is no sufficient amount of light present in this zone, hence we can say that this type of zone contains heterotrophs. So this is all regarding the stratification in case of lake। मेरे बच्चे अगर आपको सबसे क्लियर कट स्ट्रैटिफिकेशन देखना है, सबसे क्लियर कट स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में। सबसे क्लियर कट स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में। इनको कहा जाता है मल्टीस्टोरीड फॉरेस्ट। इनको कहा जाता है मल्टीस्टोरीड फॉरेस्ट। Oh, I hope my dear students you got the basic idea
of community and its characteristics. सो बेटा हमने स्पीशीज पॉपुलेशन के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताई, लेकिन साथ ही साथ कम्युनिटी के रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की। इसके बाद बेटा आज के लेक्चर का लास्ट वाला पोर्शन मैं उठाऊं, लास्ट वाला पोर्शन में मेरे बच्चे डिस्कस करो। लास्ट वाले पोर्शन में मैं डिस्कस करूंगा एनवायरनमेंट, बिकॉज हमारा जो बेटा टॉपिक है दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। मेरे बच्चे एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट एक्चुअली समझाने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर हम इंट्रैक्शन देखेंगे ऑर्गेनिजम्स, द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है ये इंटरेक्शन डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब चेंजिंग, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी चेंज हो जाते हैं, एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। नॉट ओनली दे आर डायनामिक बट दे आर इंटरडिपेंडेंट, बिकॉज organisms do interact with the environment and environment have the impact on this organisms. So organisms and environment are dynamic, and not only they are dynamic, they are interdependent. मेरे बच्चे टर्म एनवायरनमेंट अगर इटिमोलॉजिकली या टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखा जाएगा, इटिमोलॉजिकली दिस एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स। मेरे बच्चे बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताऊं कि टर्म एनवायरनमेंट इटिमोलॉजिकली मीन्स सराउंडिंग्स। दैट मीन्स everything which is present around us, it is collectively called as environment. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो भी है दैट इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। और इस सराउंडिंग्स में दोनों चीजें हैं, इट इंक्लूड्स द बायोटिक एज वेल एज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। इट इंक्लूड्स द बायोटिक एज वेल एज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। मेरे बच्चे बायोटिक कंपोनेंट्स आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है हमारे इर्द गिर्द? हमारे इर्द गिर्द बेटा एयर है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, रेडिएशन है बेटा। दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन abiotic components. Now as far as these abiotic components are concerned, these abiotic components or abiotic factors affect the, I repeat, these abiotic factors affect the biotic components, and these are called as environmental factors. The abiotic factors which are present around us, they affect the biotic components, and these are called as environmental factors. In fact, they are also called as ecological factors. They are either called as environmental factors or they are called as ecological factors. तो मेरे बच्चे हमारे इर्द गिर्द जो भी है, everything which surrounds a living organism, that is called as environment. और इस environment पे biotic भी आता है, abiotic में air, water, soil, radiation, and these affect the biotic component. When they affect the biotic component, they are called as environmental factors or they are called as ecological factors. And I hope you got the basic idea of environment. So मेरे बच्चे आज का लेक्चर जो है मैं एंड करूंगा एक और टॉपिक से, उससे 1 घंटे का लेक्चर कम से कम बन जाएगा। नाउ एज फार एज टुडेज लेक्चर इज कंसर्न, नीट के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा सॉइल के बारे में। सॉइल जो है आपको पता है मेरे बच्चे, सॉइल के बारे में जब भी हम बात करते हैं देयर आर सेवरल मिसकॉन्सेप्शंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। There are several misconceptions which are present in your mind regarding the soil. आपको शायद पूरा concept नहीं है soil का। So soil क्या है बेटा? Soil is actually the uppermost. Soil is actually the uppermost weathered. Soil is actually the uppermost weathered layer of Earth's crust.
मेरे बच्चे सॉइल का सॉरी अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर होता है दैट इज क्रस्ट, और इस क्रस्ट का टॉप मोस्ट पोर्शन दैट इज द अपर मोस्ट वेदर्ड मीन्स टूटा हुआ बेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइन मिक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड एज सॉइल. सो सॉइल इज एक्चुअली द uppermost weathered layer of the earth's crust, it is called as soil. और याद रखना मेरे बच्चे सॉइल जो है इट इज एक्चुअली होम ऑफ रूट्स ऑफ it is actually a home of roots of plants and microbes, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, और रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स जो है वो भी सॉइल के अंदर ही पाए जाते हैं. सो बिसाइड्स दैट इसके बाद मेरे बच्चे सॉइल जो है याद रखना सॉइल इज फॉर्मड बाय टू प्रोसेसेस. सॉइल दो तरीके से बनता है. पहला सेटअप होता है मेरे बच्चे दैट इज कॉल्ड एज weathering and second one is called as pedogenesis. मेरे बच्चे weathering जो होता है it is actually the breakdown of big rocks. मेरे बच्चे बड़े बड़े पत्थरों का टूट जाना it is called as weathering, and pedogenesis is actual soil formation. आपको पता है सॉइल कैसी होती है और सॉइल में क्या क्या होता है वो अभी हम देखेंगे. एक्चुअल सॉइल फॉर्मेशन इट इज कॉल्ड एज पेडोजेनेसिस. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं बेटा सॉइल जो है इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका एक्चुअल ओरिजिन रॉक्स से है. रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन बिसाइड्स दैट देयर आर सेवरल मटेरियल्स व्हिच गॉट एंगल्फ्ड इन दीज रॉक्स, जिसकी वजह से सॉइल बनता है. नाउ सॉइल जो होता है एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ, अब यहाँ से बेटा इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ weathered mineral rock particles. It is actually a mixture of weathered mineral rock particles, जिसको मेरे बच्चे weathering कहा जाता है. Weathered mineral rock particles, it is point number 1 which is present in soil. उसके बाद besides this rock particles, इसके बाद soil में क्या होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर. सॉइल में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर विच कैन बी लिविंग और इट कैन बी डेड. जैसे मैं आपको बेटा सॉइल पढ़ाऊंगा वैसे आपकी किताब पे नहीं लिखा है. उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में. क्या और कोई चीज सॉइल में प्रेजेंट होता है? ऑफ कोर्स मेरे बच्चे सॉइल में प्रेजेंट होता है वाटर. ठीक है मेरे बच्चे, क्या और कोई चीज सॉइल में प्रेजेंट होती है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है, तो मेरे बच्चे सॉइल के अंदर होता है एयर. एयर में वही बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. शायद ही आपको अभी तक पता हो कि सॉइल के अंदर गैसियस एनवलप भी होता है, एयर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसको आप बोलते हो, and most commonly it is carbon dioxide and oxygen. Nitrogen is also present. So soil is a mixture of weathered mineral rock particles. जब रॉक्स टूट जाते हैं तो एक फाइन मिक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बनता है. उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर ऐड करो, लिविंग डेड, उसके बाद वाटर ऐड करो, उसके बाद एयर ऐड करो, तो मेरे बच्चे बन गया आपको सॉइल. तो सॉइल आई होप यू गॉट द बेसिक कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल जो है बेटा इट इज एक्चुअली बायोलॉजिकली एक्टिव मैट्रिक्स. It is actually a biologically active matrix and home for plant roots. आपको पता है किसी भी प्लांट के रूट सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. Besides that, seeds are present inside soil. Besides that, some animals are present inside soil. Bacteria is present inside soil. इसके बाद मेरे बच्चे फंजी सॉइल में पाया जाता है, एल्गी सॉइल में पाया जाता है, इनफैक्ट वायरसेस भी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ सॉइल.
इसके बाद मेरे बच्चे एक और पॉइंट की बात करते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल इसको कहा जाता है पीडोलॉजी। Formation of soil is called pedogenesis, while the study of soil is called as pedology. इसके बाद मेरे बच्चे one more important point, let us discuss now the composition. As far as the composition of soil is concerned, अब अभी कहा बेटा, a soil consists of mineral particles जिनका ओरिजिन एक्चुअली रॉक से है। इसके बाद सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर, इट इज ईदर लिविंग और डेड। उसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है वाटर, इसके बाद इसमें प्रेजेंट होता है एयर। दीज आर ऑल प्रेजेंट इन केस ऑफ सॉइल। लेट अस डिस्कस द कंपोजिशन वन बाय वन। जब मिनरल पार्टिकल्स की बात करते हैं, दिस सॉइल मिनरल पार्टिकल्स इंक्लूड sand, it includes silt, it includes clay. The soil mineral particles include sand, silt and clay. मेरे बच्चे ये जो बेटा sand, silt और clay है, the three mineral particles are simply on the basis of the size of the particle. ये पार्टिकल्स जो है बेटा जिनको क्लासिफाई किया गया है सैंड, सिल्ट और क्ले में, तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज। तो मेरे बच्चे अगर सैंड का पार्टिकल साइज देखा जाएगा 0.05 से 2.0 मिलीमीटर का पार्टिकल, इसको सैंड कहा जाता है। इसके बाद 0.002 टू 0.05 मिलीमीटर तक इसको कहा जाता है मेरे बच्चे सिल्ट। और क्ले जो है, क्ले का पार्टिकल साइज लेस देन 0.002 मिलीमीटर। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट सॉइल का जो पार्टिकल साइज होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले का अलग अलग पार्टिकल साइज होता है। सैंड का सबसे ज्यादा, सिल्ट का इससे कम और क्ले का सबसे कम पार्टिकल साइज होता है। मेरे बच्चों यहाँ मैं आपको बताऊं रिलेटिव प्रपोर्शन क्या होगा सॉइल में। Now the relative proportion of sand, silt and clay, relative proportion of sand, silt and clay in soil is called as texture. मेरे बच्चे एक सॉइल में सैंड का प्रपोर्शन कितना है, परसेंटेज ऑफ सैंड कितना है, परसेंटेज ऑफ सिल्ट कितना है, परसेंटेज ऑफ क्ले कितना है, इसको कहा जाता है मेरे बच्चे सॉइल टेक्सचर। आपको प्रैक्टिकल में भी है, एक जगह आपको सॉइल का टेक्सचर निकालना है। सो आई यू गॉट द आइडिया कि सैंड, सिल्ट और क्ले का रिलेटिव प्रपोर्शन कितना है, उसको टेक्सचर कहा जाता है। एक कॉमन तरीका टेक्सचर देखने का, हाथ से अगर आप सॉइल को देखोगे, इफ यू विल गेट द सैंडी टाइप, आपको अगर बेटा थोड़ा सा रफ आएगा, इट इज सैंड का परसेंटेज ज्यादा है। और अगर सॉइल ऐसी है उसमें स्मूथनेस ज्यादा है, सॉफ्टनेस ज्यादा है, तो एक क्लेई सॉइल है। और सिल्ट का अगर ज्यादा है तो इंटरमीडिएट आपको नजर आएगा। सो जिसका कंपोजिशन ज्यादा होगा तीनों में, वही टाइप ऑफ सॉइल उसका नाम होता है। डेजर्ट्स में वी हैव द सैंडी सॉइल, और हमारे यहाँ जो सॉइल प्रेजेंट होता है इट इज यूजुअली द क्लेई सॉइल। So the type of soil is named after the amount of the mineral particle which is present inside soil. इसके बाद बेटा मिनरल पार्टिकल्स के बाद सॉइल में हमने कहा दूसरा जो होता है इसका कंपोनेंट, द सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। तो मेरे बच्चे ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आता है, एज आई टोल्ड यू दैट दिस ऑर्गेनिक मैटर कैन बी लिविंग और डेड। ऑर्गेनिक मैटर में आता है लिविंग बायोमास, लिविंग बायोमास इसमें आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं बेटा इसमें आता है बेटा सेकेंड वन दैट इज डेट्राइटस। डेट्राइटस का मतलब है मेरे बच्चे डेड टिश्यू,
Now, it includes organic matter, includes living biomass, it includes detritus or dead tissue, and the third important point of organic matter, it includes humus. तो ह्यूमस क्या होता है मेरे बच्चे? ह्यूमस इज एक्चुअली नॉन लिविंग, इट इज एक्चुअली नॉन लिविंग नॉन टिश्यू, इट इज एक्चुअली नॉन लिविंग नॉन टिश्यू। लिविंग बायोमास आपको पता है सॉइल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। डेड टिश्यू आपको पता है जो भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा उसको डेट्राइटस कहा जाता है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। इट इज एक्चुअली नॉन लिविंग नॉन टिश्यू। ह्यूमस जो है इट इज एक्चुअली एन amorphous and colloidal mixture of complex organic substances, इसको मेरे बच्चे कहा जाता है ह्यूमस। Now, as far as this humus is concerned, it is actually the amorphous and colloidal mixture of complex organic compounds. Humus में humic substance होता है, usually it is 60 to 80%, and non-humic substance भी present इसमें होता है। Besides that, organic matter के बाद अगर हम बात करेंगे next वाले component की, that is the soil air. ऑर्गेनिक मैटर के बाद अगर हम नेक्स्ट वाले कंपोनेंट की बात करेंगे दैट इज सॉइल एयर। मेरे बच्चे सॉइल में आपको पता है देयर आर स्मॉल पोर्स इनसाइड सॉइल विच आर फिल्ड विद द एयर एंड दिस एयर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस। मेरे बच्चे याद रखना सॉइल में यूजुअली प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड and nitrogen. These are some important gases which are present in case of soil. यहाँ मैं आपको बताऊं बेटा important point, soil के अंदर कुछ important process होती है और इन gases का उन important processes के ऊपर खास impact होता है। That is called as nitrification and denitrification। मेरे बच्चों नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। सो सॉइल के अंदर ये प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली हो रहे हैं और इन प्रोसेसेस के ऊपर इन गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन का खास इम्पैक्ट होता है। इसके बाद मेरे बच्चे सॉइल एयर के बाद अगर हम बात करेंगे लास्ट वाले कंपोनेंट की, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल वाटर। मेरे बच्चे सॉइल वाटर जो होता है 30% ऑफ द सॉइल के अंदर वाटर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 30% ऑफ द सॉइल वॉल्यूम। 30% ऑफ सॉइल वॉल्यूम जो है इसको कंट्रीब्यूट करता है बेटा सॉइल वाटर। सो दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स। लेकिन मेरे बच्चे सॉइल के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ वाटर्स होते हैं। सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। मेरे बच्चे सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड सॉइल, इट इज कॉल्ड एज होलार्ड। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड सॉइल, it is called as hollard. The amount of water, that means out of hollard, the water which is utilized by plants, it is called as creosote. That means सारा water soil के अंदर प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर पाते, जो यूटिलाइज कर पाते हैं उसको क्रीजार्ड कहा जाता है। And the water which is not utilized by the plant, it is called as ecard. ecard को कहा जाता है non available water। तो मेरे बच्चे टाइप्स ऑफ वाटर्स आपको समझ आया। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर
it is called a Hullard. Which is utilized, it is called a Crizard. Not utilized, it is called Ecard. मेरे बच्चे soil के अंदर different types of waters होते हैं. The first type of water is called as hygroscopic water. मेरे बच्चे first type of water is called as hygroscopic water. Hygroscopic water कौन सा water है? For example, these are soil particles and the water which is present as a thin film, the water which is present as a thin film around the soil particles, it is called as hygroscopic water. मेरे बच्चे water जो present होगा as in the form of thin film around soil particles, and this water is firmly attached. This type of water, it is called as hygroscopic water. मेरे बच्चे hygroscopic water plant के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, plant इसको utilize नहीं कर पाता क्योंकि hygroscopic water is tightly attached to the soil particle. इसके बाद मेरे बच्चे second one that is called as gravitational water. The second one is called as gravitational water. मेरे बच्चे gravitational water वो वाला, for example this is the level of soil, वो वाला water जो penetrate हो जाएगा deep into the soil, वो वाला water जो penetrate हो जाएगा deep into the soil एंड ये उस लेवल तक जाएगा. ग्रेविटी की वजह से ये वाटर नीचे जाएगा मेरे बच्चे, इतना नीचे जाएगा कि it will go beyond the depth of level of roots. जहाँ roots है उसके नीचे भी जाएगा. So gravitational water is also not available for the plants. इसके बाद बेटा next वाला water जो है that is called as chemically combined water. Chemically combined water जो है वो वाला water जो soil के अंदर chemically किसी के साथ combine हो गया, like water in the form of oxides and hydroxides. Water in the form of oxides and hydroxides, it is called as chemically combined water. तो मेरे बच्चे ये वाला वाटर भी अवेलेबल प्लांट्स के लिए नहीं होता है. 3 हमने मेरे बच्चे डिस्कस किए. इसके बाद बेटा लास्ट वाला जो वाटर है, फोर्थ टाइप ऑफ वाटर, it is called as capillary water. The last type of water is called as capillary water. तो मेरे बच्चे याद रखना वो वाला वाटर जो प्रेजेंट होता है in between soil particles as in the form of thin capillaries, this is called as capillary water. मेरे बच्चे capillary water वो वाला water है which is present in the form of narrow capillaries formed by soil particles, या वो वाला water जो plant में वो वाला water जो soil में है in between the soil particles, it is called as capillary water. And this capillary water is available to the plants for plant growth and development. So अगर क्वेश्चन आ जाएगा मेरे बच्चे, it is the capillary water which is available for plants. बाकी जितने भी types of waters हैं तो वो वाले water plant के लिए available नहीं है. The last but not the least, let me discuss the last question that is called as soil profile. आज के लेक्चर का लास्ट वाला पोर्शन जो है बेटा that is called as soil profile. तो मेरे बच्चे soil profile क्या होता है? Now soil profile या इनको soil horizons भी कहा जाता है. Soil profile या इनको soil horizons भी कहा जाते हैं. Soil horizon क्या है मेरे बच्चे? अगर एक soil में वर्टिकल कट डाला जाएगा, वर्टिकली एनालाइज किया जाएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा स्ट्रैटिफिकेशन, देयर इज आल्सो अ वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन इन सॉइल. There is also a vertical stratification in soil. That means vertical layering in case of soil. This vertical stratification of soil, it is called as soil profile.
दिस इज कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल। और हर कोई हॉरिजन जो है, ईच लेयर या जिस लेयर को कहा जाता है मेरे बच्चे हॉरिजन, इसको कहा जाता है। हर किसी हॉरिजन जो है, हर कोई हॉरिजन दूसरे हॉरिजन या हर कोई लेयर दूसरे लेयर से डिफर करता है। दे डिफर इन द मॉर्फोलॉजी, they differ in the physical structure, they differ in the chemical as biological composition, they differ in the chemical as well as biological composition। मेरे बच्चे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, ये वर्टिकल लेयर ऑफ सॉइल है, इसमें फॉर एग्जांपल 4 रीजन्स हैं, 1 2 3 4, इन्हीं को कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल, the vertical layers in soil, and these are called as horizon, and each horizon differ in morphology, physical structure, chemical and biological composition। इसके बाद बेटा सॉइल प्रोफाइल में द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बहुत सारे दिए गए हैं। लेट अस डिस्कस द वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ए सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग लेयर्स, इनके नाम है बेटा A1, A2, B, C and D। मेरे बच्चे कितने हॉरिजन हैं? Most widely accepted is that there are 6 different horizons. There are 6 different horizons which are present in case of soil profile। तो कौन से हॉरिजन है? O, A1, A2, B, C and D। तो मेरे बच्चे O हॉरिजन कौन सा है? ये जो हॉरिजन्स है, these are arranged from upper region to the lower region, that means from top to bottom। O वाला जो है, O stands for organic litter, organic litter and debris। आपको पता है सॉइल के ऊपर बेटा देखा जाता है देयर इज प्रेजेंट ऑर्गेनिक लिटर, लीव्स पाए जाते हैं, उस वाली लेयर को, टॉप मोस्ट लेयर को कहा जाता है बेटा ओ लेयर। इसके बाद बेटा A1 जो होता है, A1 वाली लेयर, दिस A1 इज रिच इन ह्यूमस but it is dark in color, rich in humus but it is dark in color। उसके बाद बेटा A2 जो है, A2 के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे बेटा, इट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ A2 हॉरिजन, जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग, जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग ऑफ मिनरल्स। मेरे बच्चे इस जोन में क्या होता है, मिनरल्स जो होते हैं they are washed away, so this zone is called as zone of maximum leaching of minerals, because available minerals जो होते हैं, minerals are available for the plants and they are present in this region, so this zone is called as maximum leaching zone or zone of maximum leaching for minerals। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो है दैट इज बी लेयर। बी लेयर जो है ये वो वाली लेयर है, इसको कहा जाता है जोन ऑफ एक्युमुलेशन। इस लेयर को कहा जाता है जोन ऑफ एक्युमुलेशन। व्हाई? बिकॉज इस लेयर में मिनरल्स फ्रॉम अबव, दैट मीन्स A2 से भी मिनरल्स और C रीजन से भी मिनरल्स क्या हो जाते हैं, B वाले रीजन्स में एक्युमुलेट होते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एक्युमुलेशन बिकॉज मिनरल्स ट्राई टू एक्युमुलेट हियर। उसके बाद बेटा C वाला जो हॉरिजन है, C वाले हॉरिजन में प्रेजेंट होते हैं पेरेंट रॉक्स। मेरे बच्चे पेरेंट रॉक्स वो वाले जो कि वीकली वेदर्ड है। वीकली वेदर्ड का मतलब है अभी आधे ही ब्रेक हुए हैं। उसके बाद बेटा डी वाला जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं अनवेदर्ड रॉक्स। डी वाले हॉरिजन में प्रेजेंट होते हैं अनवेदर्ड रॉक्स। इसी को कहा जाता है वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन और वर्टिकल लेयरिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल। And the minerals and organic compounds of soil
are differentiated into these regions, or this is called as soil profile. O, A1, A2, B, C and D. A1 rich in humus, A2 leaching maximum leaching zone, B zone of accumulation. ये वाले क्वेश्चन मेरे बच्चे डायरेक्टली एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, इनफैक्ट पूछे गए हैं। अब बेटा सॉइल प्रोफाइल में हर किसी हॉरिजन का, अब इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब सॉइल प्रोफाइल में हर किसी हॉरिजन का रिलेटिव थिकनेस कितना होगा, हर किसी हॉरिजन का रिलेटिव थिकनेस कितना होगा, वो डिपेंड करेगा मेरे बच्चे क्लाइमेटिक रीजन, उस रीजन का क्लाइमेट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द climatic regions and topographic situations. It depends on the climatic region as well as the topographic situations. Topography का मतलब है altitude, latitude, उस region का क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ग्रासलैंड सॉइल। ग्रासलैंड सॉइल आपको पता है वो वाली सॉइल जहां ग्रासेस उगते हैं। ग्रासलैंड सॉइल में क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन रैपिड होता है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है ह्यूमस रैपिडली बनता है, लेकिन मिनरलाइजेशन जो है, मिनरलाइजेशन इज स्लो। ह्यूमिफिकेशन इज रैपिड, मिनरलाइजेशन इज स्लो। तो ह्यूमस यहाँ ज्यादा होगा, मिनरल्स यहाँ स्लो, मिनरल्स यहाँ कम होंगे। लेकिन जब एक फॉरेस्ट की सॉइल की बात करेंगे मेरे बच्चे, फॉरेस्ट सॉइल की बात अगर करेंगे, इन फॉरेस्ट सॉइल ह्यूमस जो है वो कम होता है, वाइल मिनरलाइजेशन इज रैपिड। फॉरेस्ट्स में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, तो जब मिनरल्स ज़्यादा होंगे तो फॉरेस्ट में क्या होगा, बी वाला रीजन जो इसमें होगा ब्रॉड होगा, बिकॉज बी रीजन इज कॉल्ड एज लीचिंग ऑफ मिनरल्स। सो फॉरेस्ट वाली सॉइल में बी वाला रीजन बड़ा होगा। तो मेरे बच्चे यहाँ हम एबायोटिक फैक्टर्स में हमने सॉइल तक ख़त्म किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में एटमॉस्फेयर और लाइट भी मेरे बच्चे डिस्कस हो जाएगा। थैंक यू सो मच।